दोस्तों बॉलीवुड खुल्लम खुल्ला के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और कसम रावण की, आज इस एपिसोड में कुछ ऐसी खबरें आपको सुनाने वाला हूं जिनको सुनकर आप खरगोश की तरह दौड़ने लगोगे और मोर की तरह नाचने लगोगे। दोस्तों आज की नंबर 1 खबर है नंगी पुंगी भूमि पेडनेकर के बारे में। ये तो मैं आप लोगों को कई दफा बता चुका हूं कि जो हमारे देश के नेता हैं उन्होंने सनी लियोनी को देश में रहने की इजाजत दी थी और ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। और जो गलती बहुत सालों पहले की गई थी उसका असर अब सही तरीके से दिखने लगा है। अब आप देख रहे हैं कि जहां देखो वहां लड़की नंगी घूम रही है पब्लिसिटी के लिए, फेमस होने के लिए। रोजाना कोई ना कोई लड़की ऐसा नंगा पुंगा रील बनाकर रिलीज कर रही है जिसको देखकर पता नहीं कितने लोग शर्मिंदा हो रहे हैं, जिसको देखकर यह समझ में नहीं आ रहा है कि आज के समाज को क्या हो गया है। चलो यहां तक भी बात समझ में आती है कि भाई कोई लड़की फेमस होना चाहती है और वो इस तरह की हरकतें कर रही है, लेकिन हद तब हो जाती है जब आपको देखने को मिलता है कि बॉलीवुड में काम करने वाली लड़कियां भी ऐसी हरकतें कर रही है। आप जरा ये भूमि पेडनेकर का वीडियो देख लीजिए, इसने क्या पहना है और ये क्या दिखाना चाहती थी, ये क्या साबित करना चाहती थी। भूमि के इस ड्रेस को देखकर यह तो साबित हो जाता है कि भाई इस लड़की को शर्म तो बिल्कुल नहीं है। यह किसी भी हद तक गिर सकती है, यह न्यूज में रहने के लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन आप इससे यह भी अंदाजा लगाइए कि जो बॉलीवुड में लड़कियां काम कर रही है उन पर कितना प्रेशर है, बॉलीवुड में कितना कंपटीशन है, इनको न्यूज में रहने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। और फिर कभी कभी सुनने को मिलता है कि बॉलीवुड में तो कास्टिंग काउच होता है। अरे भाई कास्टिंग काउच कहां से आया, जब ये लड़कियां खुद ही सब कुछ करने के लिए तैयार रहती हैं। ये लड़कियां खुद ही निर्माता निर्देशकों को संदेश दे रही है कि आप हमारे साथ कुछ कीजिए, तो फिर कास्टिंग काउच कहां से आ गया। आज की सेकंड खबर है नोरा फतेही के बारे में। आप में से बहुत सारे लोग नोरा का इंस्टा फॉलो करते होंगे और आप देखते होंगे कि वो लड़की किस किस तरह के फोटो डालती है, किस तरह के वीडियो पोस्ट किया करती है। और अब नोरा ने एक ऐसा काम किया है जिसको सुनकर भाई साहब आपका कानों पर हाथ रखने को दिल करेगा। आप कहेंगे कि ये दिन आपने देखा क्यों है। नोरा ने रोते रोते फोटोग्राफर्स को ब्लेम किया है और कहा है कि ये लोग मुझे गंदी नजर से देखते हैं, ये लोग मेरे प्राइवेट पार्ट्स को जूम करके दिखाते हैं, ये लोग ऐसा दिखाते हैं मुझे जैसे कि मैं बहुत चालू हूं। नोरा का कहना यह है कि क्या इनके घर में मां बहन नहीं है, ये मुझे ऐसी नजरों से देखते हैं तो क्या ये अपनी मां बहनों को भी इसी नजरों से देखते हैं। नोरा के इस इल्जाम के बाद मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई भी फोटोग्राफर उनको शूट करता है तो उससे बड़ा बेशरम इस धरती पर कोई दूसरा नहीं है। इन फोटोग्राफर्स को शर्म से डूब मरना चाहिए अगर नोरा फतेही इन पर ऐसा इल्जाम लगा रही है। और मैं ऐसा मानता हूं कि नोरा बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि आप जितने वीडियोस भी देखेंगे उनमें आप यही पाएंगे कि ये फोटोग्राफर्स लड़कियों को कह रहे हैं कि जरा पीछे से घूम जाइए, पीछे से शूट करने दीजिए। लेकिन कमाल यह है कि जो नोरा आज फोटोग्राफर्स को ब्लेम कर रही है वही नोरा उनके कहने पर पीछे से घूमती थी और उनको शूट करने देती थी। लेकिन मैं आप सभी लड़कियों से एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ तो मर्यादा रखिए, कुछ तो शर्म कीजिए। ये वीडियोस आपके दुनिया भर में देखे जाते हैं और अगर आप अपने हिप्स को दिखाकर न्यूज में रहना चाहती हो तो इससे शर्मनाक हरकत और कोई दूसरी हो नहीं सकती। दोस्तों आज की थर्ड न्यूज है रोहित शेट्टी की आने वाली फिल्म सिंघम अगेन के बारे में। आप सभी को पता है कि इस फिल्म की स्टार कास्ट बहुत बड़ी है। अजय देवगन, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, टाइगर, कैटरीना, दीपिका, ना जाने कितने सुपरस्टार्स इस फिल्म में हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि इस फिल्म का बजट 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। तो जाहिर सी बात है पूरे बॉलीवुड को, पूरे ट्रेड को इस फिल्म के रिलीज होने का इंतजार है। ऐसा माना जा रहा है कि ये फिल्म कम से कम 500 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस करेगी इंडिया में। यह फिल्म 2024 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब ये 2025 में रिलीज होगी 26 जनवरी पर। दोस्तों आज की फोर्थ खबर है टाइगर श्रॉफ के बारे में। आप में से बहुत सारे लोग बहुत दिनों से कहते आ रहे हैं कि भाई ये लड़का जिंदगी में कभी भी सुपरस्टार नहीं बन सकता, और मैं इस लड़के को सपोर्ट करता आ रहा हूं। उसकी वजह सिर्फ ये है कि ये लड़का बहुत ही अच्छा लड़का है, बहुत ही अच्छा इंसान है, किसी भी आदमी से बदतमीजी से कभी बात कर नहीं सकता। तो ऐसे लड़के को वाकई सपोर्ट किया जाना चाहिए, लेकिन कितना सपोर्ट किया जाना चाहिए और कब तक सपोर्ट किया जाना चाहिए। इस लड़के की बैक टू बैक 4 फिल्में सुपर फ्लॉप हो चुकी हैं।
बागी 3, हीरोपंती 2, गणपत, बड़े मियां छोटे मियां। और उसकी वजह क्या है? वजह सिर्फ यह है कि इस लड़के ने किसी भी एक भी फिल्म में अच्छी एक्टिंग नहीं की। इस लड़के ने किसी भी फिल्म में अच्छे से डायलॉग्स भी नहीं बोले। इस लड़के ने हर फिल्म में सिर्फ एक ही काम किया है, एक्शन एक्शन एक्शन, उछल कूद उछल कूद उछल कूद। और ऐसी उछल कूद सिर्फ यही नहीं करता बल्कि विद्युत जामाल भी करता है। तो जाहिर सी बात है ये उछल कूद पब्लिक कितना झेलेगी। हर 2-3 महीने के बाद एक फिल्म आ जाती है या विद्युत की या टाइगर की, और उसमें देखने को क्या मिलता है? सिर्फ उछल कूद के अलावा कुछ नहीं। तो जाहिर सी बात है पब्लिक ने ये क्लियर कर दिया कि भाई हमें ये उछल कूद नहीं देखनी है। अगर ऐसी फिल्में आप बनाते हो तो आप खुद ही देखिए और एंजॉय कीजिए, बात खत्म। और यही बात मैं कितने जमाने से कहता आ रहा हूं कि कोई भी हीरो बॉलीवुड में सर्वाइव नहीं कर सकता सिर्फ उछल कूद से, एक्शन से। कोई भी हीरो बॉलीवुड में तब टिका रह सकता है जब उसको एक्टिंग आती हो, उसको अच्छे से डायलॉग्स बोलने आते हो और उसको अच्छी फिल्म चूज करनी आती हो। तो कहने का मतलब यह है कि टाइगर की पिछली 4 फिल्में फ्लॉप हो गई है और टाइगर इतना बड़ा सुपरस्टार नहीं है कि भाई वो 5-6 फ्लॉप फिल्मों को झेल सकता है। और टाइगर की जो अगली आने वाली फिल्म है वो है रैम्बो, यानी उसमें भी सिर्फ उछल कूद और एक्शन। इसका मतलब यह है कि उसका भी सुपर डुपर डिसास्टर होना तय है। तो टाइगर की 5 फिल्में लाइन से सुपर फ्लॉप हो जाएंगी। इसका मतलब यह है कि टाइगर का कैरियर खत्म हो चुका है। लेकिन कमाल यह है कि टाइगर को अजय और एसआरके के साथ पान मसाला के एड में ले लिया गया है। इसका मतलब यह है कि टाइगर को बताया गया है कि बेटा तू बहुत बड़ा सुपरस्टार है, तेरे से बड़ा सुपरस्टार तो बॉलीवुड में है ही नहीं। अरे भाई अक्की अगर इस एड को नहीं कर रहा है तो जाने दीजिए ना, छोड़िए ना। अक्की लोगों की बहुत फिक्र करता है, तुझे लोगों की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तू पैसे कमा और तू ये ऐड कर। इस ऐड में आने के बाद तू बहुत बड़ा सुपरस्टार बन जाएगा, क्योंकि इस ऐड में ऑलरेडी एसआरके और अजय भी हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि अक्षय ने पब्लिक की नाराजगी की वजह से इस ऐड को छोड़ दिया है, लेकिन अक्षय कुमार की जगह टाइगर आ गया है, क्योंकि टाइगर में इतना कॉन्फिडेंस है। टाइगर ऐसा मानता है कि पब्लिक कुछ भी कहे उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता। और मैं आज टाइगर को यह बताना चाहता हूं कि आपकी जिंदगी में अगली सिर्फ 3 फिल्में रिलीज होंगी, चौथी फिल्म आपके कैरियर में कभी भी रिलीज नहीं होगी। यह लिख करके रख लीजिए। 3 फिल्में आने तक आपका कैरियर पूरी तरह खत्म हो चुका होगा। आप भी उतने ही बड़े सुपरस्टार बन चुके होंगे जितना कि आज की तारीख में अर्जुन कपूर है। दोस्तों आज की 5th खबर है फिल्म रुस्लान के बारे में, जो पिछले फ्राइडे को रिलीज हुई थी, जिसका हीरो है आयुष शर्मा, जो छिला हुआ मुर्गा जैसा दिखता है। यह लड़का थोड़ा सा बेटर वर्जन है एल्विश यादव का। मैंने अपने एक वीडियो में आप लोगों को बताया था कि एक बार मैं आयुष के घर पर उसके साथ बैठा हुआ था, चाय पी रहा था, और आयुष ने मुझसे कहा था कि मेरी फैन फॉलोइंग इतनी बड़ी है कि जब भी मेरी फिल्म रिलीज होगी 5 करोड़ का पहले दिन का बिजनेस होगा, ये मेरी गारंटी है। पब्लिक मुझे बहुत ज्यादा पसंद करती है। और मैंने उससे यह कहा था कि अगर उस फिल्म ने 50 लाख का भी पहले दिन बिजनेस कर लिया तो भाई साहब मैं बॉलीवुड हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। लेकिन भाई साहब इन हीरो लोगों को कौन समझा सकता है, क्योंकि इनके जो आसपास के लोग हैं ना, वो इनको ये बताते हैं कि भाई साहब आप तो बहुत बड़े सुपरस्टार हो, अरे आपको तो देखने के लिए लोग मरते हैं। पब्लिक आपसे इतना प्यार करती है कि लोग अपना मकान, दुकान, जमीन बेचकर आपकी फिल्म देखने के लिए तैयार है। तो फ्राइडे को छिले हुए मुर्गे की फिल्म रुस्लान रिलीज हुई और भाई साहब पूरे देश में दंगे हो गए। जिस थिएटर पे भी ये फिल्म लगी हुई थी वहां पे हंगामा हो गया। एक थिएटर पे कम से कम 50,000 लोग खड़े हुए थे इस फिल्म को देखने के लिए। पुलिस आई, लाठी चार्ज किया। लाठी चार्ज करने के बावजूद भी पब्लिक कंट्रोल में नहीं आई भाई साहब। एक टिकट ब्लैक में बिक रहा था 5,000 और 6,000 रुपए का। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि पूरे देश में पहले दिन के 95% शोज कैंसिल हो गए। कुत्ता भी देखने इस फिल्म को नहीं आया। बाकी लोगों की तो बात ही छोड़ दीजिए भाई साहब, आयुष का ड्राइवर, नाई, धोबी, हलवाई, कसाई भी इस फिल्म को देखने नहीं गया। और आपको तो पता ही है कि बुढ़ऊ ने पब्लिक से रिक्वेस्ट की थी कि वो जाए और इस फिल्म को देखे। और मैंने बुढ़ऊ से कहा था कि भाई साहब आपके फैन जमीन पर नहीं है आज की तारीख में, मुझे नहीं पता अगर मार्स पर और जुपिटर पर हैं तो आप रिक्वेस्ट मत करो। आप रिक्वेस्ट करोगे तो जिसको ये फिल्म देखनी है वो भी नहीं देखेगा। और यही हुआ कि इस फिल्म को कोई भी देखने नहीं गया। ये फिल्म पहले ही दिन सुपर डुपर डिसास्टर हो गई। और मैं आपको यह बता दूं कि इस फिल्म में किसी नए प्रोड्यूसर ने तकरीबन 40 करोड़ रुपए लगाए हैं, यानी कि वो आदमी रातों रात सड़क पर आ गया है। वो मुंबई आया था प्लेन में बैठकर, अब बेचारा चप्पल पहनकर ट्रेन में बैठकर मुंबई से वापस जाएगा और जिंदगी में कभी मुंबई की तरफ पैर करके भी नहीं सोएगा। मुंबई आना तो बहुत दूर की बात है। दोस्तों देश भर में इलेक्शन हो रहे हैं और आज की तारीख में इलेक्शन के बारे में भी एक न्यूज तो बनती है। अब बीजेपी के नेता यह कह रहे हैं कि मोदी जी
24 आवर काम कर रहे हैं और मोदी जी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 2047 में हिंदुस्तान एक विकसित देश बन जाए। 2047 में, यानी कि अब से तकरीबन 25 साल के बाद। जहां तक मुझे पता है और मुझे अंदाजा है, मैं तो 25 साल के बाद जिंदा नहीं रहूंगा, मैं तो उस वक्त मर चुका हूंगा। तो जाहिर सी बात है, मैं तो विकसित भारत को देख नहीं पाऊंगा। हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को यह उम्मीद हो कि आप उस वक्त जिंदा रहेंगे और मोदी जी भी उस वक्त जिंदा होंगे। तो भाई साहब, उन सभी लोगों को एडवांस में बधाइयां जो 2047 में विकसित भारत को देख सकेंगे। मैं बीजेपी के सभी नेताओं से सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि भाई साहब, कम से कम कोई एक तो ऐसा वादा कर दो जिसके पूरे होने की संभावना हो। सारे ऐसे वादे क्यों करते हो जो कभी पूरे हो ही नहीं सकते? मतलब कुछ तो मर्यादा रखो यार, कुछ तो लिहाज करो, कुछ तो शर्म करो। पब्लिक को इतना बेवकूफ क्यों समझते हो भाई साहब? दोस्तों, आज की 7th खबर है निर्माता निर्देशक साजिद नडियाडवाला के बारे में। आप सभी जानते हैं कि टाइगर श्रॉफ को साजिद ने ही लॉन्च किया था। साजिद टाइगर के साथ काफी फिल्में बना चुका है और साजिद की ही टाइगर के साथ पिछली 2 फिल्में फ्लॉप रही हैं, बागी 3 और हीरोपंथी 2। इन दोनों ही फिल्मों के डायरेक्टर थे अहमद खान और अब साजिद नडियाडवाला ऐसा मानता है कि अहमद खान को फिल्म बनानी नहीं आती और यही वजह है कि साजिद अहमद खान के साथ काम नहीं करना चाहता। तो अब साजिद भाई बॉलीवुड के दूसरे डायरेक्टरों के साथ बात कर रहे हैं और किसी को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो उनकी फिल्म बागी 4 या हीरोपंथी 3 को डायरेक्ट कर दे टाइगर श्रॉफ के साथ। मैं आपको बता दूं कि जब अहमद भाई साजिद के साथ काम कर रहे थे तो साजिद ने अहमद को कोई और कहानी सुनने ही नहीं दी, किसी और निर्माता के साथ काम करने ही नहीं दिया। साजिद ने हमेशा अहमद को यह कहा है कि भाई आप किसी और की फिल्म क्यों करेंगे, मैं हूं ना, हम दोनों भाई साथ में काम करेंगे, हम दोनों एक दूसरे के साथ फिल्में बनाएंगे, आपको बाहर काम करने की जरूरत नहीं है। और आज वही साजिद नडियाडवाला अहमद खान के साथ फिल्म नहीं बनाना चाहता। इस घटना से फिर से साबित हो जाता है कि बॉलीवुड में कोई भी किसी का परमानेंट दोस्त नहीं है। यहां हर आदमी चढ़ते सूरज को सलाम करता है और एक कामयाब आदमी के साथ ही दोस्ती करना चाहता है। दोस्तों, आज की न्यूज नंबर 8 भी विद्युत और टाइगर श्रॉफ के ही बारे में है। मैंने ट्विटर पर एक सर्वे किया, मैंने पब्लिक से पूछा कि भाई इन दोनों में से कौन बेटर है, इन दोनों में से आप किसको पसंद करते हैं? और आप यकीन कीजिए दोनों को ही 50% वोट मिले, यानी कि 50% टाइगर को पसंद करते हैं, 50% विद्युत को पसंद करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इन दोनों के ही लिए आने वाला वक्त बहुत मुश्किल है। मेरे हिसाब से विद्युत का कैरियर तो पूरी तरह खत्म हो चुका है, विद्युत को तो शायद अब कोई फिल्म नहीं मिलेगी, लेकिन शायद टाइगर को 2-3 फिल्में और मिलेंगी और उन 2-3 फिल्मों के रिलीज होने के बाद उसका कैरियर भी वैसा ही होगा जैसे कि आज विद्युत का है या अर्जुन कपूर का है, यानी कि टाइगर का कैरियर भी खत्म होने से कोई बचा नहीं सकता। दोस्तों, आज की 9th खबर है प्रभास की फिल्म काल्की के बारे में। आप सभी जानते हैं कि ये भी बहुत बड़े बजट की फिल्म है और इसमें भी बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं। अमिताभ बच्चन साहब इसमें हैं, दीपिका है, प्रभास है, कमल हासन है, दिशा पता नहीं है। और ये फिल्म कई सालों से बन रही है, खबर आती ही रहती है कि फिल्म अब रिलीज होगी, तब रिलीज होगी। फाइनली इस फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस हो गई है 10वीं बार। 10 बार रिलीज डेट अनाउंस होकर चेंज हो चुकी है, लेकिन शायद इस बार ये डेट चेंज नहीं होगी। अब ये फिल्म रिलीज होगी 27 जून 2024 को। बाहुबली के बाद प्रभास की आज तक कोई भी फिल्म नहीं चली। अब देखने वाली बात यह होगी कि इतनी बड़ी स्टार कास्ट की फिल्म भी चलेगी या नहीं चलेगी। दोस्तों, आज की 10th खबर है अक्षय कुमार के बारे में। अब ऑफिशियली ऐलान हो गया है कि 2024 में अक्की की 4 और फिल्में रिलीज होंगी। 12 जुलाई को रिलीज होगी फिल्म सरफिरा और 6 सितंबर को फिल्म रिलीज होगी खेल खेल में, जो एक कॉमेडी फिल्म है। 2 अक्टूबर को छुट्टी है और इस दिन अक्की की फिल्म रिलीज होगी स्काई फोर्स और 25 दिसंबर को फिल्म रिलीज होगी वेलकम 3। बॉलीवुड और पूरा ट्रेड ऐसी उम्मीद कर रहा है कि अक्की की इन 4 फिल्मों में से कम 2 फिल्में तो सुपरहिट जरूर होंगी। आज की 11th खबर है दीपक तिजोरी की आने वाली फिल्म टिप्सी के बारे में। यह बात तो मैं आप लोगों को पहले ही अपने एक वीडियो में बता चुका हूं कि यह फिल्म पिछले 4-5 साल से बन रही है और इस फिल्म में तकरीबन 10 लड़कियां हैं। इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है और भाई साहब वो ट्रेलर देखने के बाद मेरी आंखों से खून निकल आया, मेरे कानों से धुआं निकलने लगा। मेरी समझ में नहीं आया कि भाई ये फिल्म बनी है तो क्यों बनी है। ये ट्रेलर देखने के बाद मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आया कि इस फिल्म पर 10-15 करोड़ रुपए क्यों उड़ाए गए। लेकिन फिर मुझे याद आया कि यार इस फिल्म में 10 लड़कियां हैं और इस फिल्म का प्रोड्यूसर है राजू चड्ढा, वही राजू चड्ढा जो बहुत बड़ा ठरकी है। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे पोंटी चड्ढा को। बहुत ही फेमस इंसान थे, बहुत ही अच्छे इंसान थे और बहुत ही अमीर आदमी थे। उनके एक भाई ने ही उनका मर्डर कर दिया था और उन्हीं का भाई है ये राजू चड्ढा, यानी कि पोंटी चड्ढा के पैसों को उड़ा रहा है। इसने
इसने खुद तो कुछ कमाया नहीं है। मैं आपको ये बता दूं कि ये राजू चड्ढा इतना कमाल का निर्माता है कि कोई भी डायरेक्टर इसके पास चला जाए और इससे कहे कि भाई साहब मेरी फिल्म में 10 लड़कियां हैं और बस आप इस फिल्म को प्रोड्यूस कर दीजिए और आपकी 5 उंगली घी में होंगी और सर कढ़ाई में होगा, और ये आदमी फौरन ही उस फिल्म पर पैसे लगा देगा। इसको इससे कोई लेना देना नहीं है कि फिल्म चलेगी नहीं चलेगी, सुपर फ्लॉप होगी, डिजास्टर होगी। और बस दीपक ने राजू चड्ढा की इसी कमजोरी का फायदा उठाया और ये फिल्म टिप्सी बना दी। फिल्म रिलीज होने के बाद क्या हो गए तो आप सभी जानते हैं। राजू चड्ढा और दीपक तिजोरी का कुत्ता भी इस फिल्म को देखने नहीं जाएगा, पब्लिक की तो बात ही छोड़ दीजिए। आज की 12th खबर है निर्माता निर्देशक फरहान अख्तर के बारे में। फरहान ने एक नई फिल्म का ऐलान किया है जिसका नाम है ऑपरेशन ट्रिडेंट। एक्चुअली ये भी एक होटल का नाम है जो ताज होटल के बराबर में ही है, और जब मुंबई पर हमला हुआ था तो इस होटल में भी बहुत सारे लोग मारे गए थे और अब उसी कहानी पर इस फिल्म को बनाया जाएगा। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता कि निर्माता निर्देशक फरहान अख्तर इस फिल्म को क्यों बनाना चाहते हैं, जबकि उनको पता है कि वो असलियत नहीं दिखा सकते, वो सच्चाई नहीं दिखा सकते। तो जब एक कहानी की सच्चाई आप दिखा ही नहीं सकते तो आप फिल्म क्यों बना रहे हो? आपको फिल्म बनाने की जरूरत नहीं है। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो मुंबई में हमला हुआ था उस पर सही फिल्म कोई बना ही नहीं सकता हिंदुस्तान में। उसकी असली कहानी क्या थी ये कोई बता ही नहीं सकता। उस हमले के पीछे की सच्चाई क्या है हिंदुस्तान में किसी की औकात नहीं ये बताने की, क्योंकि अगर कोई सच्चाई बताने की कोशिश करेगा तो भाई साहब उसको रातों रात जेल में डाल दिया जाएगा और जेल से बाहर तब तक नहीं आएगा जब तक मर नहीं जाएगा। आज की 13th खबर है बहुत बड़ी ड्रामा एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा के बारे में। ये तो आप सभी जानते हैं कि हर 2-4 महीने के बाद प्रियंका कोई ऐसी न्यूज देती रहती है जिससे न्यूज में बनी रहे। अब प्रियंका ने उस वक्त को याद करते हुए बात की है जब उसने बॉलीवुड छोड़ा था और हॉलीवुड में गई थी। प्रियंका का कहना यह है कि जब मैं हॉलीवुड में गई तो वहां किसी को नहीं जानती थी, उसके बावजूद भी मुझे वहां रहना पड़ा और मुझे वहां काम ढूंढना पड़ा और मैंने वहां काम किया, मैंने वहां काम पाया। प्रियंका यह बताना चाह रही थी कि देखिए मैंने बॉलीवुड छोड़ दिया था और आज मैं हॉलीवुड में कितनी बड़ी एक्ट्रेस हूं। मैं आप लोगों को यह बता दूं कि ये हॉलीवुड में कोई एक्ट्रेस वैक्ट्रेस नहीं है, ये सिर्फ ड्रामा करती है। ये हॉलीवुड में टीवी सीरियल्स में काम किया करती है। जैसे कि बॉलीवुड में सीरियल भी बनते हैं और फिल्में भी बनती है, तो ठीक उसी तरह हॉलीवुड में भी टीवी सीरियल्स भी बनते हैं और फिल्में भी बनती है, वेब सीरीज भी बनती है। तो एक्चुअली ये वहां वेब सीरीज में काम करती है, टीवी सीरियल में काम करती है, फिल्मों में ये काम नहीं करती। अगर फिल्मों में इसको कोई रोल मिलता है तो वही 2-4 सीन का रोल मिलता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलता, क्योंकि वहां इसको सी ग्रेड एक्ट्रेस माना जाता है। और प्रियंका चोपड़ा की ये झूठी झूठी बातें सुनकर हमारा मीडिया बड़े ही गर्व के साथ कहता है कि देखिए प्रियंका चोपड़ा ने झंडे गाड़ दिए हैं, हॉलीवुड में कितनी बड़ी एक्ट्रेस बन गई है। अरे भाई साहब, मैं प्रियंका मैडम से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि कुछ तो मर्यादा रखिए, कुछ तो शर्म कीजिए, कितना झूठ बोलोगी। दोस्तों आज की 14th खबर है आरती सिंह के बारे में, जिसकी शादी हो गई है, जो कृष्णा अभिषेक की बहन है। जब मैंने इस शादी के बारे में सुना तो भाई साहब मुझे चक्कर आ गए। मेरी समझ में नहीं आया कि यार ये कैसे हो सकता है। मैं ये सोचने लगा कि ऐसा कौन सा इंसान है इस दुनिया में जो आरती सिंह के साथ शादी कर रहा है। लेकिन फिर मुझे अचानक याद आया कि यार शादी तो गौहर खान की भी हो गई थी। मैं हमेशा यही सोचता था कि भाई गौहर खान से तो कोई शादी नहीं कर सकता, लेकिन फिर एक दिन पता चला कि भाई गौहर खान को तो एक लड़का मिल गया है, गौहर खान ने तो एक लड़के से शादी कर ली है। तो कहने का मतलब यह है कि बॉलीवुड में ऐसे लालची बहुत हैं जो किसी से भी शादी करने के लिए तैयार है जिंदगी में कुछ बनने के लिए। ये सारी बातें मेरे दिमाग में चली रही थी, मैं सोच ही रहा था और तभी मैंने एक वीडियो देखा और मैंने आरती सिंह के भालू हस्बैंड को देखा। मैंने जैसे उसको देखा मैंने बोला भाई बिल्कुल सही हुआ है, आरती सिंह के साथ अगर कोई शादी कर सकता था तो बस वो यही लड़का था। भाई साहब अगर वो रात में कमरे में खड़ा हो जाए तो आरती सिंह उसको देख नहीं पाएगी कसम से, और बच्चे जो पैदा होंगे ना वो भी भालू ही होंगे। दोस्तों आज की 15th खबर है कमल हासन की बिगड़ी हुई बेटी श्रुति हासन के बारे में। ये लड़की हर 6 महीने के बाद बॉयफ्रेंड चेंज करती ही रहती है और ऑफिशियली दुनिया को बताती है कि अब मेरा बॉयफ्रेंड ये है। दोस्तों इस लड़की का 26वीं बार ब्रेकअप हो गया है। कितनी बार ब्रेकअप हो चुका भाई साहब?
26 टाइम्स। अब कुछ दिनों से ये लड़की एक लड़के के साथ रहती थी जिसका नाम था शांतानु हजारे, और अब बताया जा रहा है कि उससे इसका ब्रेकअप हो गया। लेकिन ब्रेकअप से कोई फर्क नहीं पड़ता, श्रुति मैडम को घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई साहब ब्रेकअप से। 2 महीने के बाद ही आप सुनेंगे कि कोई और इसका बॉयफ्रेंड बन चुका है। एक्चुअली कमल हासन साहब ने बेटी को इतने बढ़िया संस्कार दिए हैं भाई साहब कि बॉयफ्रेंड की कोई दिक्कत ही नहीं है। एक जाएगा, दूसरा आएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों, संजय लीला भंसाली और डबल ढोल की रणवीर सिंह का झगड़ा हो गया है और आज की 16th खबर यही है। आप सभी जानते हैं कि संजय ने एक बहुत बड़ी वेब सीरीज बनाई है जिसका नाम है हीरा मंडी, और इस वेब सीरीज को उसी तरह प्रमोट किया जा रहा है जैसे कि किसी बड़ी फिल्म को। उसकी वजह यह है कि संजय ने नेटफ्लिक्स को लूटा है। नेटफ्लिक्स से तकरीबन 400-450 करोड़ रुपए लिए हैं इस वेब सीरीज को बनाने के लिए। तो इस वेब सीरीज के गाने भी उसी तरह लॉन्च किए गए जैसे कि किसी फिल्म के, और अब इस वेब सीरीज का प्रीमियर भी किया गया और उस प्रीमियर पर पूरा बॉलीवुड आया, क्योंकि एसएलबी बहुत बड़ा डायरेक्टर है, यहां तक कि बुढ़ऊ भी आया। लेकिन जो एसएलबी के 2 फेवरेट एक्टर हैं रणवीर सिंह और दीपिका, वो दोनों नहीं आए। अगर एसएलबी के प्रीमियर पर वो दोनों नहीं आएंगे तो जाहिर सी बातें होंगी, न्यूज बनेगी, मीडिया में खबरें जरूर आएंगी। तो फौरन ही खबर आ गई कि भाई एसएलबी और रणवीर सिंह का झगड़ा हो गया है। लेकिन ये झगड़ा हुआ क्यों है? एक्चुअली ये झगड़ा इसलिए हुआ है कि एसएलबी डबल ढोलकी के साथ एक फिल्म बना रहा था जिसका नाम था बैजू बावरा, और एसएलबी ने पूरी कोशिश की कि किसी कॉर्पोरेट हाउस को लूटे, लेकिन कोई भी कॉर्पोरेट हाउस उस फिल्म पर पैसे लगाने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। और यही वजह है कि कुछ दिनों का इंतजार करने के बाद एसएलबी ने उस फिल्म को डब्बा बंद कर दिया। लेकिन कमाल यह है कि एसएलबी ने जैसे ही उस फिल्म को बंद किया वैसे ही रणबीर कपूर के साथ एक फिल्म का ऐलान कर दिया जिसका नाम है लव एंड वॉर। अब वैसे तो इस बात पर रणबीर और एसएलबी का झगड़ा होना नहीं चाहिए, लेकिन झगड़ा इसलिए हुआ क्योंकि रणबीर ने अपनी सारी डेट्स एसएलबी को दे दी थी। एसएलबी से कह दिया था कि भाई आपको जितने दिन शूट करना है आप शूट करें, मैं आपकी फिल्म कर रहा हूं, मैं कोई और फिल्म इस वक्त नहीं कर रहा हूं। और एसएलबी रणवीर को यही प्रॉमिस कर रहा था कि बस अगले महीने शूटिंग चालू करता हूं, उससे अगले महीने शूटिंग चालू करता हूं, उससे अगले महीने शूटिंग चालू करता हूं। और रणवीर सिंह को यह एसएलबी ने कभी नहीं बताया कि वो कोई दूसरी फिल्म भी प्लान कर रहा है रणबीर कपूर के साथ। लेकिन हकीकत यह है कि एसएलबी कोशिश कर रहा था कि भाई कोई कॉर्पोरेट आ जाए और इनमें से किसी भी फिल्म पर पैसा लगा, जिस फिल्म के लिए भी एसएलबी को पैसा मिलेगा वो उस फिल्म को स्टार्ट कर देगा, दूसरी फिल्म को बंद कर देगा। फिल्म एनिमल के बाद आप सभी जानते हैं कि रणबीर कपूर की मार्केट बहुत बड़ी हो गई है, कोई भी कॉर्पोरेट हाउस उस पर कितना भी पैसा लगाने के लिए तैयार है। तो जाहिर सी बात है एसएलबी को रणबीर कपूर की फिल्म के लिए पैसा मिल गया, और जैसे ही पैसा मिला वैसे ही एसएलबी ने रणबीर कपूर की फिल्म का ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया और दुनिया को यह भी बता दिया कि भाई बैजू बावरा अब मैं नहीं बना रहा हूं, इस फिल्म को मैंने ठंडे बस्ते में डाल दिया है। तो रणवीर सिंह का यह कहना है कि एसएलबी ने एक तरह से उसको धोखा दिया है, पीठ में छुरा घोंपा है और उसका करियर एक तरह से बर्बाद कर दिया है। अगर मैं अपनी राय आपको दूं तो यह बिल्कुल सही है कि एसएलबी ने रणवीर को बहुत बड़ा धोखा दिया है और एक तरह से उस बेचारे को सड़क पर ले आया है। लेकिन रणवीर को यह भी सोचना चाहिए कि एसएलबी की फिल्मों से पहले वो बेचारा फ्लॉप ही था, उसको कोई अपनी फिल्म में लेने के लिए भी तैयार नहीं था। तो एक तरह से एसएलबी ने ही उसको स्टार बनाया था, एसएलबी ने ही उसको खत्म कर दिया है। तो खत्म ना यार, इसमें दिक्कत क्या है भाई साहब। दोस्तों, आज की 17th खबर यह है कि तमन्ना भाटिया और संजय दत्त एक लीगल प्रॉब्लम में फंस गए हैं। अब आप ये कहेंगे कि भाई ये दोनों एक ही प्रॉब्लम में कैसे आ सकते हैं, एक ही न्यूज में कैसे आ सकते हैं। वो ऐसे कि एक ऐप है जिसका नाम है फेयर प्ले, ये दोनों ही उस ऐप का प्रमोशन किया करते थे और उस ऐप ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है। उस ऐप ने एक आईपीएल के मैच को लाइव दिखा दिया है जबकि उनके पास ये करने की परमिशन ही नहीं थी। तो अब आईपीएल मैच को विदाउट परमिशन लाइव दिखाने के लिए उन पर केस हो गया है और अब साइबर क्राइम ब्रांच इसकी तहकीकात कर रहा है कि ऐसा कैसे हुआ। और साइबर क्राइम ने इसी तहकीकात के लिए संजय दत्त को बुलाया है और तमन्ना भाटिया को बुलाया है। संजय दत्त को बुलाया था 24 अप्रैल को, संजय दत्त नहीं गया, संजय दत्त ने नेक्स्ट डेट ली है। और तमन्ना भाटिया को बुलाया गया है 29 अप्रैल को और मुझे लगता है कि तमन्ना भाटिया जरूर जाएगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि भाई आगे क्या होगा। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आगे कुछ भी नहीं होगा, ऐसे ही टाइम पास है, थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेशन करके केस को बंद कर दिया जाएगा। दोस्तों, आज की 18th खबर है पुराने वक्त की और आज की फ्लॉप एक्ट्रेस लारा दत्ता के बारे में। आप सभी को पता है कि जब कोई एक्ट्रेस फ्लॉप हो जाती है तो जाहिर सी बात है वो कोई ना कोई ड्रामा करती रहती है न्यूज में आने के लिए। अब लारा दत्ता ने एक बहुत बड़ा ड्रामा किया है। हालांकि लारा दत्ता राजनेता नहीं है,
आज की तारीख में देश में चुनाव चल रहे हैं, इलेक्शन का माहौल है और कोई ना कोई नेता किसी ना किसी रैली में जाके कुछ ना कुछ कहता ही रहता है, क्योंकि जाहिर सी बात है हर नेता को अपने वोटरों को खुश करना है, उनको बेवकूफ बनाना है, उनके वोट हासिल करने हैं। तो आज की तारीख में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन नेता कहां क्या कह रहा है। मोदी जी ने अपनी एक रैली में कहा कि जो कांग्रेस पार्टी है वो हिंदुओं के साथ बहुत ही बड़ा कांड करने वाली है, क्योंकि ये पार्टी हिंदुओं के खिलाफ है। मोदी जी का ऐसा कहना है कि अगर कांग्रेस पार्टी पावर में आ गई तो वो हिंदुओं की जमीन भी ले लेगी, घर बार भी ले लेगी, सारी दौलत भी ले लेगी और वो सब मुसलमानों में बांट देगी। आप एक मिनट के लिए अपना दिमाग यूज कीजिए और मुझे बताइए कि क्या ये पॉसिबल है कि भाई हिंदुओं का सब कुछ लेकर के मुसलमानों को दे दिया जाए? जाहिर सी बात है नहीं पॉसिबल है। लेकिन लारा दत्ता ने कहा है कि भाई जो मोदी जी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोई तो इस देश में ऐसा है जो सच बोल रहा है। वाकई ही अगर कांग्रेस पार्टी पावर में आ गई तो कांग्रेस पार्टी यही करने वाली है कि हिंदुओं का सब कुछ लेकर के मुसलमानों को देने वाली है और हिंदू बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आने वाले हैं। यानी कि एक तरह से कहा जाए तो लारा दत्ता हिंदुओं को डरा रही है, जो हिंदुस्तान की पॉपुलेशन का 80% है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लारा दत्ता एक पॉलिटिशियन नहीं है, इसके बावजूद भी वो ऐसे बयान दे रही है, तो हो सकता है कि फ्यूचर में लारा दत्ता भी नेता बनना चाहती हो। ठीक उसी तरह जैसे कि कंगना दीदी बन गई है और आज की तारीख में कंगना दीदी भी रोजाना कुछ ना कुछ ऐसा कहती रहती है कि वो न्यूज में बनी रहती है। मैं लारा दत्ता से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर आपको पॉलिटिक्स का इतना शौक है तो फिर एक्टिंग छोड़ दीजिए और पॉलिटिशियन बन जाइए और दिन रात जो कहना है कहिए। लेकिन जब आप एक्टर हैं, आप राजनेता नहीं हैं, तो फिर ऐसी बकवास मत कीजिए, फिर आप लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश मत कीजिए। आज की 19th खबर ऐसी है कि इसको आप सुनेंगे तो आपका दिमाग सुन हो जाएगा, आपकी समझ में नहीं आएगा कि भाई ये न्यूज हो कैसे सकती है। शायद आप में से कुछ लोग प्रियंका चोपड़ा की बहन मनारा चोपड़ा को जानते हो। हालांकि ये मनारा चोपड़ा मनारा का रियल नेम नहीं है, ये सिर्फ पब्लिसिटी के लिए उसने रखा है, क्योंकि प्रियंका चोपड़ा की कजिन सिस्टर है तो जाहिर सी बात है अपने आप को मनारा चोपड़ा कहने से उसको पब्लिसिटी मिलती है, लोग उसको पहचानते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ये भी जानते हैं कि इस साल का जो बिग बॉस था उसमें मनारा चोपड़ा थी, लेकिन बेचारी जीती नहीं, एक छपरी मुनव्वर फारूकी से हार गई। तो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन ने मनारा चोपड़ा को एक अवार्ड दिया है और बताया है कि भाई मनारा चोपड़ा हिंदुस्तान की सबसे बड़ी इन्फ्लुएंसर है। मतलब इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर है भाई साहब कि जो वो कह दे बस पब्लिक उसी को सच मानती है, जो वो कह दे पब्लिक वही करती है। और यही कहते हुए प्रियंका चोपड़ा ने मनारा चोपड़ा को कांग्रेचुलेशंस कहा है। आप लोग मुझे बताइए, आप लोगों में से कोई मनारा चोपड़ा की बात मानेगा? अरे मनारा चोपड़ा की बात मनारा चोपड़ा के घर में जो भाई काम करते हैं वो नहीं मानती। मनारा चोपड़ा के पास बिचारी के ड्राइवर, नाई, धोबी, कसाई तो है नहीं, लेकिन जो उसके घर में काम करता है भाई साहब वो भी कभी कभी उसको पहचानने से मना कर देता है। अगर मनारा चोपड़ा सड़क पर निकल जाए तो इंसानों की तो बात ही छोड़ दीजिए, कुत्ता भी नहीं पहचानेगा। लेकिन उसको उसकी बहन प्रियंका चोपड़ा हिंदुस्तान की सबसे बड़ी इन्फ्लुएंसर बता रही है। अरे प्रियंका चोपड़ा जी, कुछ तो रहम कीजिए, कुछ तो मर्यादा रखिए, कुछ तो शर्म कीजिए। क्या शर्म बेच खाई है? दोस्तों आज की 20th खबर है पाकिस्तान के एक सिंगर अबरारुल हक के बारे में। भाई साहब इसने इतना बड़ा बयान दिया है कि आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। इसने कहा है कि इसको बॉलीवुड की बहुत सारी फिल्में ऑफर हुई थी, इसने की नहीं। एक फिल्म तो इसको ऑफर हुई थी जिसमें हीरोइन थी कैटरीना कैफ। अरे भाई साहब, अबरार भाई कुछ तो खौफ खाइए, कम से कम अपनी शक्ल तो देखिए। भाई कैटरीना के जो बॉडीगार्ड हैं उनकी शक्ल आपसे कहीं अच्छी है। कैटरीना के घर में जो बॉय काम करता है, जो कुक काम करता है, उनकी शक्ल आपसे कहीं ज्यादा अच्छी है। आप यकीन कीजिए भाई साहब, कैट आपके जैसे लोगों के बराबर से भी नहीं निकलती, आपके साथ फिल्म करना तो बहुत दूर की बात है। अबरार भाई मैंने माना कि जो पाकिस्तानी एक्टर है इमरान, वो ऐसी ऐसी बातें करके आजकल न्यूज में रह रहा है, तो आपने सोचा कि आपको भी ऐसी बातें करनी चाहिए न्यूज में रहने के लिए। अरे ऐसा मत कीजिए, ये ड्रामा करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। दुनिया को पता है कि आप गेंडे जैसे दिखते हो। बॉलीवुड में आपके जैसे विलन भी नहीं होते, हीरो तो बहुत दूर की बात है। भाई साहब ऐसी ऐसी बातें करने से पहले कुछ तो सोचिए, कुछ तो मर्यादा रखिए, कुछ तो शर्म कीजिए भाई साहब। दोस्तों आज की 21st खबर है तेलुगु फिल्मों के एक्टर विजय एनाकोंडा के बारे में। अब विजय ने कहा है कि वो अपनी कोई भी फिल्म हिंदी में रिलीज नहीं करेगा। उसकी वजह यह है कि इसकी
फिल्म हिंदी में पानी भी नहीं मांगती, कुत्ता भी देखने नहीं जाता जब ये किसी फिल्म को हिंदी में रिलीज करता है। भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपनी वाहियात फिल्में अब हिंदी में रिलीज नहीं करोगे। एक्चुअली आपने पहले ही ये फैसला लेना चाहिए था, बहुत देर कर दी, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक तो बिल्कुल करना, जरूर करना। और भाई साहब अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।